हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले इसके कुछ रूल समझ लो, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में, क्योंकि देखिएगा अगर आपने डीप नहीं गए तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों। यहाँ पे 1-1 मार्कर जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना टिक करने के लिए, तो वो इसी चैप्टर से कंफ्यूज करने के लिए आएगा। अगर आपको बेसिक डिटेल नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। वहाँ पे ये ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, 5 to 6 मार्क्स का ही आना है इसमें इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। लेकिन ये चैप्टर हमारा किंग मेकर है, क्योंकि यहाँ से हमारे इस चैप्टर से बहुत सारे हमारे चैप्टर रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने नहीं समझ आया ना तो फिर यार वो चीज़ वहाँ पे यार आप कंफ्यूज हो जाओगे। करने को ये चैप्टर आप डायरेक्टली फॉर्मूले में लिख दूँ और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाने लग जाओगे तुरंत, ठीक है। कि फॉर्मूले अगर आपको पता है तो क्वेश्चन लगा दोगे, ये कंफर्म है आपको, इसीलिए आसान भी हो जाता है ये चैप्टर। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन, इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे स्कोप ज़्यादा होता है फॉर बेसिक डिटेल्स। ओके, फॉर 12th के लिए तो मैं बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ इसलिए आप जितने भी क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे, आपने उसमें देखा था 10a+b का फॉर्मूला, sin a+b का, sin c + sin d का फॉर्मूला, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, sin 3 4, मतलब आप समझ रहे हो ना, tan 3 थीटा। इन सभी ये फॉर्मूले आप तैयार करके रख लो। फिर आप चलते हैं हम अपना चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। फंक्शंस क्या होता है, दो सेटों के बीच में होता है। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन दो सेट के बीच में होता है, फॉर एग्जांपल x एंड y। और फंक्शन जो होता है वो सबसेट होता है x क्रॉस y का, करेक्ट है। और मैंने बताया था जो फंक्शन जैसे है f(x = y), x की एक वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू निकलेगी पर्टिकुलर एक ही रहेगी। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो इमेज निकलती है, जो y की वैल्यू निकलती है, देखो इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनता है ना आपका, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, हर एक फर्स्ट एलिमेंट की जो इमेज होती है, मतलब सेकेंड एलिमेंट को आप बोलते हो इमेज, तो सेकेंड एलिमेंट हर एक एलिमेंट का सेम होता है, मतलब यूनिक होता है, करेक्ट है। तो एक लोगों की एक ही इमेज बनती है, इसलिए वो होता है हमारा फंक्शंस। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये आपके होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फंक्शन समझ आता है, और ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लोग बात कर रहे थे। आप बात समझिए, आगे कहानी में ट्विस्ट क्या है। ये है इनवर्स करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक तो ओके था, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब है, आपने फंक्शन से एक चैप्टर आपने पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके पहले उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि क्या होता है ना यार कि सीबीएसई बुक एक बड़े कायदे से बनाती है, एक सिस्टमेटिक ढंग से। अगर आपने सेट नहीं पढ़ा तो रिलेशन फंक्शन समझ नहीं आएगा क्लास 11th में। रिलेशन फंक्शन जब आप पढ़ लोगे तो तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में फिर आप वहाँ पे आगे चल के ये सब समझ आ जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट में भी कई जगह यूज आ जाता है। काफ़ी जो टफ क्वेश्चन होते हैं सेकेंड लेवल के, जब वो भी आ जाता है तब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। कुछ लोग बोल रहे थे कि डिफरेंशिएशन सर करवा दीजिएगा। अरे यार डिफरेंशिएशन कई जगह पे वहाँ पे साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अभी आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के बारे में सोचिए। कंप्रोमाइज मत करिए कि नहीं यार 2-3 नंबर नहीं आए तो कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज मत करिए। साथ ही साथ पढ़ाई को इफेक्ट मत होने दीजिएगा इस लॉकडाउन में, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगर इनवर्स की, तो मैंने एक फंक्शंस बताया था, वो फंक्शंस बताया था इन्वर्टिबल फंक्शंस। इन्वर्टिबल फंक्शंस मतलब जो फंक्शन इनवर्स हो जाएं। और कौन से फंक्शंस आपके इनवर्स होते हैं, जो फंक्शंस आपके 1-1 होते हैं, 1-1
एंड ऑन्टो जो फंक्शंस होते थे वही आपके इन्वर्टेबल होते थे। 1 को आप इंजेक्टिव और ऑन्टो को आप सर्जेक्टिव, करेक्ट है। और जब दोनों फंक्शंस हमारे मिल जाते थे उसको आप बोलते थे बाइजेक्टिव फंक्शंस। समझ आ गया होगा जिसने देख लिया है बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो जब 1 और ऑन्टो होता है वही फंक्शंस का इन्वर्स पॉसिबल है। 1 क्या होता है? 1 ये फंक्शंस होता है जब दो सेटों के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे सेट में 1 to 1 कनेक्टेड होते हैं। जो फंक्शंस कई लोगों से एक में कनेक्शन होता है उसको मैनी 1 बोलते हैं, ये 1 होता है। ऑन्टो क्या बोलता है? ऑन्टो ये बोलता है कि जो सेकेंड सेट होता है, सेकेंड सेट में चाहे 5 एलिमेंट हो चाहे 6 एलिमेंट हो, किसी ना किसी की इमेज जरूर होना चाहिए। समझ आया कि नहीं है? सेकेंड सेट खाली नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? बस यही होता है 1 ऑन्टो। और जो सेट 1 एंड ऑन्टो होता है, और हम लोगों ने प्रूफ करना देखा हुआ था यहाँ पे कि 1 को कैसे प्रूफ करेंगे और ऑन्टो को कैसे प्रूफ करेंगे। जो 1 ऑन्टो होगा वही इन्वर्टेबल होगा। अब हमें अगर ये फंक्शंस आपका एफ एक्स वाई है तो एफ इनवर्स क्या होगा आपका? उल्टा। इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स क्या हो जाएगा? y से x में हो जाएगा ये फंक्शंस हमारा। बात समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंक्शंस है y इक्वल टू साइन x, तो ये फंक्शंस आपका x to y है, क्योंकि आप यहाँ पे x जो होता था वो एंगल होता है और y जो होता है वो वैल्यू होती है। साइन के साथ में भैया एंगल ही आता है। तो इन्वर्स कब होगा? तो ये साइन जो होगा वो इन्वर्स कितना हो जाएगा? y हो जाएगा इक्वल टू x। जो इन्वर्स के साथ आता है वो वैल्यू होती है और यहाँ पे आपका एंगल निकल के आता है। जैसे अगर मैं बोलूँ साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू कितनी है, तो देख रहे हो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 मतलब ये एंगल, अब वैल्यू आई है। अब यहाँ पे एंगल मतलब साइन में 1 की वैल्यू कितने की होती है आपकी? साइन जो होता है 1 किसकी वैल्यू होती है? 90। तो यहाँ पे आपका एंगल निकलता है और ऐसे ही आप आंसर निकालते हो। करेक्ट है? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 करेक्ट है, क्योंकि 1 साइन 90 की वैल्यू होती है 1। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हमें प्रिंसिपल ब्रांच हमें ज़रूरी होती है समझना। ऐसा क्यों होता है वो चीज़ समझना होता है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के बारे में बताऊंगा और उन ग्राफ को इनवर्स में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, फिर इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ग्राफ बनाया कैसे जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप लिखते थे 3x + 2y = 5 क्लास 10th में, आप y साइड करते थे और फिर x जैसे कुछ भी आता था, जैसे 2y = -3x + 5, तो y 2 डिवाइड हो जाता था। आप यहाँ पे बॉक्स बनाते थे, 2 पॉइंट निकाल लेते थे, 0 रखते थे, इतना आता था। ऐसे ही आप फिर पॉइंट खींच के आप लाइन ड्रॉ कर लेते थे, ग्राफ बना देते थे। सिमिलरली आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ देखेंगे। आपको कुछ नहीं, आपको पता है x यहाँ पे एंगल है तो इसको x एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? एंगल को। π/2 क्या? 90 पाई 3π/2 2π -π/2 -π। तो आप देखोगे कि ये यहाँ से क्यों ग्राफ निकला? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 180 की वैल्यू 0, 3π/2 की -1, 2π की वैल्यू 0। तो जो ग्राफ बनता है ना वो इस तरह का साइन x का जो बनता है जिगजैग टाइप का। कॉस में क्या प्रॉब्लम है कि कॉस जो x की वैल्यू मतलब x यहाँ पे एंगल होगा, y वैल्यू निकल के आती है। जो 0 पुटअप करते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू 1 निकलती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो आपका ऐसे चलता है ये ग्राफ। करेक्ट है? वो यहाँ से निकलता है। 10 की अगर मैं बात करूँ तो 10 आपको पता है 10 0,0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और 10 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, 10 -90 की भी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो इस तरह से आपको ये चलता है ग्राफ यहाँ पे 10 का। अगर मैं कॉसेक की बात करूँ तो आपको पता होगा कि कॉसेक कभी भी -1 से इधर की वैल्यू नहीं आती है, आप देखोगे, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू आप निकालते हो क्या?
कॉसेक जीरो कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो देखो ना कॉसेक जीरो पे ये कितना, देखो ये दिख रहा है, ये हमारा नॉट डिफाइंड की तरफ दिख रहा है। और कॉसेक 90 कितना होता है, 1। कॉसेक पाई बाई 2 कितना, अगर हम लोग पाई की बात करें तो वो नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से ये कॉसेक, सेक और ये एक हमारा है कॉट का ग्राफ, और कॉट की जीरो की वैल्यू आपकी नॉट डिफाइंड होती है, करेक्ट है। ये आपके होते हैं ग्राफ। अगर मैं डोमेन एंड रेंज की साइन फंक्शंस की बात करूं तो इसका डोमेन कितना, x की वैल्यू देखो ऑल रियल नंबर, रेंज कितनी है 1 से -1 से +1 के बीच में। डोमेन एंड रेंज पता है ना, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट फंक्शंस होता है उसको बोलते हो डोमेन, सेकेंड फंक्शंस को रेंज। अगर मैं इसकी बात करूं तो डोमेन देख रहे हो एक्स एक्सिस पे ऑल रियल नंबर है, क्योंकि ऑल रियल नंबर क्या होते हैं, ऑल दिस नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक्स पे पूरे नंबर है तो ये ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगी, -1 से +1। 10 की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगी, 10 की जो डोमेन होगी जाएगी इसकी, वो देखिएगा इसमें आप 0 नहीं रख सकते, मतलब आपकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर, बस इनको n पाई को आप छोड़ दीजिएगा, वही होगी डोमेन। मतलब n पाई नहीं रख सकते, 0 आप नहीं रख सकते, क्योंकि 0 पे 2n+1 ऑड नंबर नहीं रख सकते, 2n+1 π/2 ऑड नंबर आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि 1 नॉट डिफाइंड हो जाता है ये फंक्शन। ऐसे कॉसेक की अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो इसमें क्या नहीं रख सकते हम लोग, 0, मतलब ऑल रियल नंबर n पाई आप नहीं रख सकते हो। और रेंज कितनी होगी, ऑल रेंज y एक्सिस की वैल्यू, ऑल रियल नंबर केवल उनके -1 से +1 छोड़ दो आप ओपन इंटरवल में, क्योंकि -1 +1 के बाद वो सभी हो जाएंगे, इतना बस नहीं आएगा। तो आपको रियल इन सभी ग्राफ के बारे में फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यार ये समझ आ गया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके, इनको इनवर्स कैसे बनाओगे, इनवर्स तभी बन पाएगा जब 1 1 होगा एंड ऑनटो होगा। तो अब देखिएगा ये 1 1 है क्या आपका साइन फंक्शन, 1 1 क्या होता है, एक वैल्यू पुट करने पे एक ही आंसर आना चाहिए, करेक्ट है, 1 1 होता है भाई। यार यहाँ पे देखो 0 पुट किया तो 1 आया, 180 पुट किया तो 1 आया, 2 पाई पुट किया तो 0 आया, पाई पे 0 आया, 0 पे 0 आया। यहाँ पे तो कई लोगों की एक वैल्यू आ रही है, मतलब ये तो मैनी वन फंक्शंस हो गया। बात समझना, जब एक लोगों की कई वैल्यू जब होती हैं तो ये फंक्शंस नहीं होता है, क्योंकि एक लोगों की कई इमेज नहीं बन सकती, कई लोगों की एक इमेज बन सकती है। तो जब कई लोगों की एक इमेज बनती है तो मैनी वन फंक्शंस हो जाता है, 1 1 तो नहीं है, करेक्ट है। तो ये क्या इन्वर्टिबल होगा, नहीं होगा। कॉस की अगर मैं बात करूं तो देख रहे हो इसमें भी कई जगह पे है सेम वैल्यू, तो ये भी हमारा इन्वर्टिबल नहीं होगा। 10 की बात करूं तो 10 0 की वैल्यू 0, 180 की वैल्यू 0, 2 पाई की वैल्यू 0, कई लोगों की एक वैल्यू हो रही, ये भी 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। इसमें भी देखो सेम वही कंडीशन, इसमें सभी में सेम कंडीशंस पाई जा रही है कि इन सभी ग्राफ्स में सभी की कोई भी 1 1 नहीं है, मतलब एक वैल्यू पुटअप करने पे एक रिजल्ट नहीं निकल रहा है। जब ये 1 1 है नहीं तो इन्वर्टिबल होंगे नहीं। तो अब क्या करते हैं, एक बात बताओ आप, जैसे कि कोई बेलगाम आदमी हो, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं तो कि आवारागर्दी कर रहा है, रोडों पे घूम रहा है, सिगरेट दारू पी रहा है, आवारा आदमी। उस आवारा आदमी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, लोग क्या बोलते हैं, यार इसकी शादी करा दो, यार इसकी शादी करा दो, शादी करा दो तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, सुधार देगी वो। बात समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ है, मतलब गले में कुछ डाल दो, पेड़ियाँ डाल दो इसके पैरों में कि कंट्रोल में आ जाए। तो सिंपल सी बात है, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे है नहीं इन्वर्टिबल, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, तो अब हम इन पे रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, पाबंदियां लगाएंगे। वो पाबंदियां कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें 1 1 बनाना है। बात समझ आई कि नहीं आई, हमें 1 1 बनाना है। तो 1 1 कैसे बनाया जाए, तो 1 1 के लिए बात समझिएगा, फंक्शन हमारा x to y होता है और f इनवर्स मैंने जैसा बोला y से x होता है, मतलब इसकी रेंज क्या होती है, x हो जाती है। अब बात समझिएगा, इन पे पाबंदी क्या हम लोग रिस्ट्रिक्टेड कर दें, अगर एरिया, मैं इतना एरिया अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड कर दूं इस साइन का, इतने की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से आप समझिएगा इस इतने चीज को,
तो आप देखेंगे कि इतना फंक्शंस आपका -π/2 से π/2 के बीच में इतने फंक्शंस, ये 1 भी है और ऑनटो भी है, 1 भी है और ऑनटो भी है। देखो हर एक x की वैल्यू के लिए y एक अलग वैल्यू ले रहा है। मैं इसको नहीं ले सकता, इस फंक्शन इतने को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कई दो लोगों की सेम इमेज बन जाती है। अगर मैं y की वैल्यू ये यहाँ पे भी पुट करता, y की वैल्यू ये, ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए। मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड करूंगा। सिमिलरली मुझे कॉस वाले में कहाँ रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, फिर हम अभी जब समझ आ जाएगा कौन से पोर्शन को रिस्ट्रिक्टेड करना है तब फिर मैं बताऊंगा। देखिएगा ये रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, ऐसे ये भी रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, ये भी रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। तो देखिएगा खिलाड़ी कई होते हैं, जंग में जाते हजारों लोग हैं, लेकिन नाम एक का होता है कि कर्नल साहब के उनसे ये जंग जीती गई। किसने जिताई? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अरे सुभाष चंद्र बोस जी लीडर थे, लेकिन कितने लोग लड़े होंगे ये किसी ने नहीं बोला। तो यही बात है, इसमें बहुत लोग हैं, लेकिन एक बंदे को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू, जहां पे आप रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो। जैसे कि ये क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 के बीच में मैंने रिस्ट्रिक्टेड किया, क्योंकि अब ये वैल्यू हमारी 1 है और एंड ऑनटो हो जाती है। तो ये फंक्शन हमारा होता है 1 ऑनटो। तो अब हम इन्वर्स कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्यों। अभी केवल इस पे देखो, कॉस की अगर मैं बात करूं तो कॉस में मैं इसको ये रिस्ट्रिक्टेड कर सकता हूं, ये चीज मैं निगेटिव इधर में भी रिस्ट्रिक्टेड कर सकता हूं, वो भी कई सारे ब्रांच होंगे, बट ये प्रिंसिपल ब्रांच है। तो जो ये कॉस का ये जो पार्ट है, आप देखोगे इतने में, कहां से, 0 से पाई के बीच में, इतने में ये फंक्शन 1 भी है और ऑनटो भी है, क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए अलग इमेज आपकी निकल रही है। अगर मैं इतने की बात करूंगा तो कई वैल्यू के लिए अलग सेम इमेज निकलेगी। तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा। ओके, थर्ड पे अगर मैं आऊं तो थर्ड पे आपको ये दिख गया है कि जो ये -π/2 से +π/2 इतने को आप रिस्ट्रिक्टेड कर दो, हर एक x की वैल्यू के लिए y एक अलग वैल्यू लेके आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा -π/2 से π/2, और ये देखो ऑल रियल नंबर है, करेक्ट है। अगर मैं कॉसेक की बात करूं तो कॉसेक को मैं केवल ये वाला पोर्शन नहीं रिस्ट्रिक्टेड करूंगा, क्योंकि देखो भैया x की वैल्यू के लिए ये और इधर की भी वैल्यू के लिए, दो वैल्यू के लिए y की सेम नंबर आपके निकलेंगे। तो ये नहीं करेंगे हम लोग, ये करेंगे -π/2 से प्लस का π/2। तो ये वाला पोर्शन जो होगा हमारा, ये पोर्शन, ये चीज हम लोग रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, इस चीज को -π/2 से +π/2 ऑल रियल नंबर, केवल -1 से +1 आप छोड़ दीजिएगा। इसकी मैं अगर बात करूं तो आप ये नहीं रिस्ट्रिक्टेड करिएगा, आप 0 से पाई के बीच में आप रिस्ट्रिक्टेड करिएगा। एक ये देखिएगा और एक ये हमारा है, तो ये है आपका ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड। मतलब इनवर्स की अगर मैं बात करूंगा तो 0 से पाई के बीच की बात करूंगा, और यहाँ से ऑल रियल नंबर -1 से +1 आप छोड़ दीजिएगा। कॉट की मैं बात करूं तो कॉट जो होगा रिस्ट्रिक्टेड में वो 0 से पाई के बीच में होगा, और ये देखिएगा ये पोर्शन, क्योंकि कॉट 90 की वैल्यू होती है 0, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हम रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। तो अभी ओवरऑल समराइज मैं कर दूंगा, आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अगर कुछ छूट जाता है पॉज द वीडियो, देन नोट इट डाउन, एंड आप बैक जाके आप ये फिर से देख लीजिएगा। मैं अब टेबल बनाने जा रहा हूँ। टेबल में हम लोग ये देखेंगे साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, -90 से +90, और क्या, जैसे मैं इन 3 का मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इस साइड ही, बाकी का 3 का मैं ऐसे ही डायरेक्टली लिख दूंगा। तो जल्दी से देखिएगा फंक्शंस होता है f(x to y), ठीक है। तो इनवर्स फंक्शंस होता है y से x, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। जो जैसे y = साइन इनवर्स x, ये होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ITF, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये मैं लिखता हूँ डोमेन, एंड ये लिखता हूँ मैं रेंज। ये मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल ब्रांच में लिख रहा हूँ बेटा, है ना, प्रिंसिपल ब्रांच इस साइड भी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स x की, x क्या होगा यहाँ पे, एंगल या वैल्यू,
तो आप समझ गए y इक्वल टू साइन एक्स होता था, इस साइन के साथ जो आता था एंगल होता है, और जो इनवर्स के साथ में आता है वो वैल्यू, और साइन में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1, -1 से +1, और एंगल कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2। क्लोज्ड इंटरवल होगा क्योंकि -π/2 और +π/2 दोनों ही इन्वॉल्व हैं। कॉस इनवर्स यक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स यक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1 के बीच में है, और आपका ये एंगल जो है 0 से π के बीच में। टेन इनवर्स यक्स की अगर मैं बात करूं, इन्वर्टेबल करना है ना, तो इन्वर्टेबल तभी हम रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। एक्चुअली ये ग्राफ ना ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये इन्वर्स हो जाएगा, अभी ऐसे है ना लेटा हुआ, फिर खड़ा हो जाएगा है ना, वर्टिकल वे में हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं 10 की यार बात करूं तो ये हो जाएगा -π/2 से +π/2 एंगल जो होगा हमारा, है ना, और जो वैल्यू हो जाएगी वो ऑल रियल नंबर हो जाएगी, क्योंकि ऑल रियल नंबर हो रहे हैं ना, देखो ये तुम्हारा, क्योंकि ये हमारा y की वैल्यू हो जाएगी नंबर, ठीक है। एंगल हमारा -π/2 से +π/2, लेकिन यहाँ पे हम लोग रख नहीं सकते π/2, समझ रहे हो ना, हम लोग रख नहीं सकते π/2 क्योंकि π/2 पे ये नॉट डिफाइंड हो रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल कर रहा हूँ, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। ये बात समझ आई कि नहीं आई है, क्लियर है ये 3 का। और 3 अगर मैं बात करूं कि कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा, प्रिंसिपल ब्रांच क्यों जरूरी है, मैं अभी एक बार आपको एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन जब कराऊंगा तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है भला है। कॉसेक की हम लोगों ने बात की थी, तो कॉसेक में जो हम लोगों ने ये ग्राफ बना हुआ था इस टाइप का, हम लोगों ने जो रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ था वो ये किया हुआ था, -π/2 से जो वैल्यू निकल रही थी वो ऑल रियल नंबर निकल रही थी, लेकिन हमारी -1 से +1 नहीं आ रही थी, और जो एंगल था वो हमारा वो -π/2 से लेके हमारा प्लस का π/2 था, -π/2 से प्लस का π/2 था, लेकिन वहाँ पे हम 0 नहीं रख पा रहे थे क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइंड था, तो यहाँ पे 0 को छोड़ दिया मैंने। अगर मैं बात करूँ सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स में कितना हो जाएगा आपका, सेक इनवर्स एक्स में आप देखोगे ग्राफ कुछ ऐसे जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारा जो एंगल नंबर निकल रहा था ऑल रियल नंबर, -1 से +1 आप छोड़ दीजिएगा, और जो वैल्यू निकल रही थी 0 से π, लेकिन आप 90 नहीं रख पा रहे थे क्योंकि आपका 90 पे जो वैल्यू निकल रही थी वो नॉट डिफाइंड थे, मतलब आपका 0 से π, करेक्ट है, 0 से π हो रहा था, लेकिन आप माइनस का π/2 आप नहीं रख पा रहे थे, तो आप π/2 को छोड़ दीजिएगा। से कब उसके बाद में बात करूं अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट इनवर्स एक्स में अगर हम लोग देखा जाए तो कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बन रहा था वो बन रहा था 90 से जा रहा था कुछ ऐसा, मतलब 0 से π जो नंबर निकल रहा था वो ऑल रियल नंबर निकल रहे थे, ओके, क्योंकि यहाँ से इसी तरह से हमारा गया हुआ था रिस्ट्रिक्टेड, और 0 से π था, 0 से π क्लोज्ड 0 से π/2 ओपन इंटरवल रहेगा यहाँ पे। और क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल क्यों रहेगा, क्योंकि आप 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड है, और यहाँ से π आप नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है, तो 0 से π के बीच में आप रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं ओपन इंटरवल में। तो ये हैं आपके, इनको लिखो आप, राइट डाउन, नोट डाउन करो आप, इनको लर्न करो, कुछ भी हो, प्रिंसिपल ब्रांच आपको पता होनी चाहिए, तभी पता होगी जब आपको ग्राफ का आइडिया होगा। मैं अगर बोल दूं ना नींद में भी, रात को 12 बजे हूं, हेलो उठो भैया, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बता दो आप, तो डोमेन बता दो कितना साइन इनवर्स, अच्छा सर वो -1 से +1 था ना, ऐसे। सेक इनवर्स एक्स का बता दो भैया, सेक इनवर्स एक्स का कितना, ऑल रियल नंबर, -1 से +1 छोड़ दो, क्लियर है। आपको डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। कैसे आप लर्न करोगे, कुछ नहीं करना है, चार्ट बनाओ, जहां पे भी पढ़ते हो वहां पे आप चिपका दो। मैं बोल रहा हूँ बस इतना ही आपको करना है और कुछ ध्यान नहीं देना, बाकी सब मैं करा दूंगा। ये भी मैंने रटाया नहीं है, मैंने खुद आपके सामने बनाया है। आप ग्राफ से ही इसको ड्रॉ करिए। ग्राफ को ये नागिन की तरह नहीं, निगाहों में बसा लो कि ग्राफ कैसा चलता है इसका, है ना, ये साइन का, कॉस का, ये टेन का,
कॉसेक का, सेक का, कॉट का, क्लियर है। तो आप इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा। अब मैं ये जब लर्न हो जाएंगे फिर अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन कराने। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन इसके कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ओके, देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तब आपको प्रिंसिपल ब्रांच की अहमियत समझ आएगी। तो आपको वैल्यू निकालना आता होगा, आपको पता है y इक्वल टू साइन x होता था, तो यहाँ पे ये एंगल होता था x के साथ में। अब हमारा साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ रहे हो, तो जो इनवर्स के साथ में ये वैल्यू आती है कुछ, और जो निकल के सामने आता है वो आता है आपका एंगल। तो जो वैल्यू होती है, इसीलिए वैल्यू को आप बोलते हो डोमेन, और जो y की वैल्यू जो एंगल निकल के आते हैं वो होते हैं आपके रेंज। क्लियर है। तो अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसके हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कि सिंस रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, प्रिंसिपल रेंज अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की आपको पता है ये वैल्यू लिखी तो एंगल निकल के आएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की, आपको लर्न होना चाहिए, अदरवाइज आपको मैंने बोला था प्रॉब्लम होगी। साइन इनवर्स चलो कोई बात नहीं लर्न है, आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। तो आपका कैसे जाता है, इस तरह से जाता है साइन 90, तो आप -π/2 से लेके प्लस का π/2 आप करते हो। तो मतलब जो वैल्यू लिखनी है इसकी वही आएगी। नाउ अगर आपको ये पता है तो साइन इनवर्स 1/√2 ये कितना आंसर होगा, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 ये किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री π/4 इसका क्या आएगा आंसर। और सिंस आपको पता है π/4 जो बिलोंग करता है वो -90 से +90 के बीच में होता है, क्योंकि -90 ये +90 और ये देखो ना यहीं पे तो आता है आपका, मतलब इसी के बीच में ये एंगल आता है π/4। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर π/4। क्योंकि देखो यार 1/√2 और भी वैल्यू होती है, 180 प्लस π/4 मतलब 135 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2 होती है। 1/√2 अगर आप देखोगे तो 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, तो मतलब अगर बोला जाए 135 डिग्री की भी वैल्यू होती है यही। तो कोई मतलब नहीं है यार, इसीलिए ये चीज़ तो 135 वो आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा जो इस ब्रांच के अंतर्गत है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड की, तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू ब्रांच कितनी है इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी है इसकी। तो कॉसेक की कितनी होगी, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, तो मतलब ये होगा आपका -90 से प्लस का 90, और वहाँ पे आप 0 को नहीं पुट कर सकते। क्लियर है, ये है आपकी प्रिंसिपल ब्रांच किसकी, कॉसेक। तो अब आंसर कितना होगा 9, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 ये किसकी वैल्यू है इस ब्रांच के अंतर्गत। आप ये फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में आप बता सकते हो, -90 से +90 के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 वैल्यू जो होती है वो 30 की होती है। तो ये भी किसकी वैल्यू होगी 30 का मतलब π/6, और सिंस आपको पता है कि π/6 बिलोंग करेगा ना -π/2 से प्लस का π/2 से -0, तो बात समझ आई। तो इसीलिए ये π/6 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं, अब बात समझिएगा। अब सेक क्या आप बताइएगा, प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होगी सेक इनवर्स एक्स की, सेक इनवर्स एक्स की बोलो जल्दी से ब्रांच कितनी होंगे। कॉस 90 पे 0 होता है, ध्यान में रखिएगा, कॉस 90 अगर 0 होता है तो 0 को छोड़ दो, 0 से पाई बस 90 को आप छोड़ना है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 1/90 जो सेक होगा उसकी नॉट डिफाइंड होगी। करेक्ट समझ आ रहा है, तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ से आपको तो कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 1 -√2, और ये जानते हो ये कौन सा क्वाड्रेंट है 0 से पाई, मतलब आपको फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में ही वैल्यू बताना है इसकी। माइनस कहाँ पे होता है सेक, माइनस कहाँ पे होता है, यहाँ पे माइनस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ 1/√2 किसकी वैल्यू होती है सेक में, तो अब बताओ कि कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45, तो ये 45 डिग्री की वैल्यू है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम जानते हैं एक्स एक्सिस का सहारा लेना पड़ता है। जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता है वो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊँ तो ज़रूर देखना उसको, ए सर्कुलर सिस्टम जो
अगला वीडियो आने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग इसी की बात करने वाले हैं क्लास 11th में, तो वो ज़रूर देखें ये चीज़। तो इसकी बात करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस का कितना 45, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 पाई/4, करेक्ट है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 पाई/4, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेक इनवर्स पाई माइनस थीटा। √2 किसकी वैल्यू होती है पाई/4 की, तो सेक इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी 3 पाई/4। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, मैं अगर बहुत बात करूं तो इसको हम लोग लेट कर लो, इसको ऐसे करना, आप इसको लेट कर लेना थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -√2। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी सेक पाई माइनस पाई/4 के, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक 3 पाई/4। तो थीटा को एंगल कंपेयर करा लो, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया पाई/4, और थीटा इक्वल टू ये था और थीटा इक्वल टू ये आ गया। सो सेक इनवर्स -√2 किसकी इतनी आ गई 3 पाई/4। और आपको पता है सिंस 3 पाई/4 बिलोंग टू किससे करता है 0 से पाई माइनस पाई/2, ये आपका हो गया आंसर, करेक्ट है। ये बात समझ आई या नहीं आई, हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ध्यान में रखते हुए एंगल निकालना होता है। जैसे इसकी अगर मैं फोर्थ की बात करूं, तो अगर मैं फोर्थ की बात कर रहा हूं तो कॉसेक की बात है। अब ये कॉसेक का ब्रांच क्या होती है, कॉसेक की जो ब्रांच होती है वो -पाई/2 से प्लस का पाई/2, 0 को छोड़ के, ठीक है, -पाई/2 से प्लस पाई/2, मतलब ये वाला फर्स्ट ये होना चाहिए या तो फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए आपका। अब बताओ कॉसेक निगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। आप 11th की जरूर ट्रिग्नोमेट्री आप देखेगा पूरी की पूरी, समझ रहे हो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप स्ट्रगल करने लग गए तो ये मान के चलिए कि ना आपको इंटीग्रेशन दिमाग में जाएगा ना आपको डिफ्रेंसिएशन दिमाग में जाने वाला है। ये क्वाड्रेंट और एंगल के बारे में तो आपको डिटेल पता ही होनी चाहिए, एंगल लर्न होना चाहिए कौन किसकी वैल्यू होती है। तो कॉसेक निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसने का एक ही तरीका है कि हम लोग एक्स एक्सिस के यहाँ कैसे घुसे 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब 1 किसकी वैल्यू है साइन 1 कितने 90 की वैल्यू होती है। तो 90 की बात करो 2 2 जा 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 पाई/2, 2 2 जा 4, 4 - 1 3 पाई/2। तो जो ये आंसर हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि आप इस रेंज की बात कर रहे हो। ऐसे बहुत सारी जगह आएंगे ऑप्शंस में, आप परेशान हो जाओगे। जैसे कि आपको ये समझ आ गया हो तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप बुक से या कहीं से भी आप क्वेश्चंस इसके लगाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो इधर उधर क्वेश्चन बच गए हैं वो क्वेश्चन समझ आ जाए हमें। साथ ही साथ में मैं एक बात बता दूं, जो सेकेंड लेक्चर होने वाला है वो प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। वो लेक्चर हमारा वहाँ से हमारा क्वेश्चंस काफ़ी आने लग जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहता है, आते भी हैं आपके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है हम लोग चाहो तो सिंस प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स आर कितना होगा। कॉस इनवर्स की जो ब्रांच होती है, जो कि ये वैल्यू है तो एंगल निकलेगा, तो प्रिंसिपल ब्रांच कितनी होती है कॉस इनवर्स की, तो आपको पता होना चाहिए 0 से पाई होती है, एंड साइन इनवर्स की -पाई/2 से +पाई/2 जो होती है रिस्पेक्टिवली। ओके, ये बात समझ लीजिएगा। नाउ तो अब बात समझिएगा कॉस इनवर्स 1/2 की, तो ये 1/2 अगर 0 से पाई है तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड में, अब 1/2 है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस 1/2 जो होती है वो कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि तो कॉस 1/2, तो ये जो वैल्यू होती है हमारी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसको आप बोलते हो पाई/3, है ना। और अगर मैं बात करूं कि साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की ब्रांच -पाई/2 से +पाई/2 होती है, मतलब फर्स्ट और
तो फोर्थ में आपको रखना है वैल्यू, और 1/2 आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ दोनों में होता है, फर्स्ट में होता है। तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो जो साइन 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती 30 डिग्री की, और 30 को क्या बोलते हो, π/6 बोलते हो। तो नाउ आप देखिएगा कॉस इनवर्स 1/2 की जगह आप कितने रखोगे, π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में है, साइन इनवर्स 1/2 की जगह कितना रखोगे, π/6, 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3 कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा, तो 2π/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका। बात समझ आई या नहीं आई है, कुछ भी डाउट्स है आप तुरंत कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखो यार इतना तो लालच मेरा भी बनता ही है, ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा बहुत तो लालच होता ही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाता है। आप ही लोगों के लिए अगर फ्री कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आपके लिए हेल्प है, तो इतना सा करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, खुद करिएगा और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर करवा दीजिएगा। ओके, यही है, और क्या इसमें होता है, ठीक है। तो ताकि और अच्छा लगेगा वीडियो अपलोड करने में और जल्दी कंटेंट प्रोवाइड कराने में, थोड़ा पढ़ाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लाइक हैं, चलो अच्छा है, कुछ अच्छा हो सकता है तो पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर लग रहा हो आपको हेल्प हो रही हो थोड़ी सी भी, तो आप ज़रूर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा। तो अब चलते हैं अगर 10 इनवर्स रूट 3 की, तो सिंस आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स की क्या होगी, तो आपको पता है -π/2 से प्लस का π/2 निकल जाती है, और वो भी ओपन रहता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स x की अगर मैं बात करूं, तो सेक जो होता है वो कॉस और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता होगा कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो 90 आप इसमें नहीं रख सकते, 90 नहीं रख सकते मतलब 0 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई और बस आप क्या छोड़ दो 90 को। तो नाउ आपको पता हो जाए तो 10 इनवर्स रूट 3 कितना होगा, आपको पता है 10, और 10 की जो ब्रांच है वो -π/2 से प्लस का π/2 है, करेक्ट है, -π/2 से प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये पॉजिटिव वैल्यू है रूट 3। देखो अगर -√3 होता तो निगेटिव वैल्यू होती, ये बात ध्यान से समझा करो आप। 10 पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव 10 कहाँ पे होता है इन दोनों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और फर्स्ट अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 में अगर √3 की बात करी जाए तो ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 को आप बोलते हो π/3, है ना। अब बात करें अगर सेक इनवर्स -2 की, तो सेक की ब्रांच होगी कितनी, 0 से पाई, मतलब 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट होगा यहाँ पे, 0 से पाई, 90 को छोड़ देना है। अब सेक की वैल्यू जो देखो यहाँ दिख रही है निगेटिव, सेक निगेटिव कहाँ होगा, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव, यहीं पे निगेटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में आपको जाना है तो इसका सहारा लेना होता है। तो आप कैसे जानते हो, π-θ में, तो आपको π-θ में जाओगे तो इसका कितना होगा, π-θ, थीटा कितना मतलब 2 किसकी वैल्यू होती है, तो 2 सेक में, और सेक का उल्टा कॉस, मतलब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30, तो ये इसकी साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 होगा, और साइन 60 का मतलब होता है आपका π/3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 बन जाए, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2π/3। नाउ 10 इनवर्स √3 की वैल्यू है π/3, माइनस सेक इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3, 3 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे पाई - 2π कितना हो जाएगा, माइनस का π/3, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आज हम लोगों ने केवल प्रिंसिपल ब्रांच देखा, उसकी वैल्यू निकालना देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। तो कल जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसका, उसमें हम प्रॉपर्टी की सारी बात करेंगे, उसमें क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसमें और डीप से डीप हम लोग बात करेंगे ज़रूर। क्योंकि क्या है कि ये अगर चैप्टर तैयार हो गया ना, तो यकीन करो मेरा, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन या फिर और भी कई जगह पे हमारा यूज़ में आ जाता है, वो भी आपको तैयार हो जाएंगे, कहीं भी जगह आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।